हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका वर्मा एंड वेलकम्स टू योर एजुकेशन हब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि FSCP यानी फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। ये हमारा एक एजुकेशनल असेसमेंट टूल है जो हम बच्चे के लिए फर्दर एजुकेशनल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके बारे में आज पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजुकेशनल असेसमेंट होता क्या है। शैक्षिक आकलन, ये यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा आप। शैक्षिक आकलन क्या होता है कि जब भी हम किसी बच्चे के लिए एजुकेशनल प्लानिंग करते हैं कि किस तरह की एजुकेशन उस बच्चे को दी जा सकती है, उससे पहले हम उस बच्चे का करंट लेवल जानने के लिए यानी वर्तमान स्तर जानने के लिए उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं ताकि हम फर्दर बच्चे को गाइड कर सकें और उसके लिए प्लानिंग कर सकें। इसी जो प्रक्रिया है, जो हमारा प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है? एजुकेशनल असेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से असेसमेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। असेसमेंट टूल जो जनरली स्पेशल स्कूल में यूज़ किए जाते हैं वो है MDPS, FSCP, बेसिक MR, उपनयन, पोर्टेज गाइड एंड सो ऑन। काफ़ी सारे हैं बट इनमें से ये मेनली हैं जो यूज़ होते हैं। सबसे पहला मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, बिहेवियरल असेसमेंट स्किल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, उपनयन अ प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंटल ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन। तो ये सारे असेसमेंट टूल हैं जिसमें से हम आज डिस्कस करेंगे FSCP। FSCP को डेवलप किसने किया था? सबसे पहले बात यही आती है, जब भी हम किसी टूल को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि वो टूल कब बना और कहाँ बना, किसने उस टूल को डेवलप किया। तो ये जो टूल है वो NIMH सिकंदराबाद में 1994 में जयंती नारायण, विजय लक्ष्मी मायरेड्डी राव और राजगोपाल के द्वारा डेवलप किया गया था। और आज इस इंस्टीट्यूट का नाम जो NIMH था 1994 में जब टूल डेवलप हुआ, आज इसका नाम क्या है? निपिड है। हम इसको निपिड के नाम से जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो ये जो टूल है वो किस लिए था? टू फैसिलिटेट प्रोग्राम प्लानिंग फॉर ईच इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू प्री वोकेशनल लेवल। जो ये टूल बनाया गया था वो जो प्री प्राइमरी क्लास है उससे लेकर और प्री वोकेशनल क्लास तक के प्रत्येक बच्चे के लिए जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है यानी बौद्धिक दिव्यांग या विकलांग बच्चा है, उनके कार्यक्रम योजना की सुविधा हमें प्रदान करता है, उनके लिए प्लानिंग में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद जो है इसके अंदर कौन सी लेवल है बच्चों के लिए? सबसे पहली क्लास है प्री प्राइमरी यानी जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं। उसके बाद प्राइमरी क्लास जिसमें प्राइमरी फर्स्ट जिसमें 7 से 11 साल के बच्चे रहते हैं। उसके बाद प्राइमरी सेकंड जिसमें 9 से 14 साल के बच्चे होते हैं। सेकेंडरी जिसमें 11 से 14 साल के बच्चे होते हैं। प्री वोकेशनल जिसमें 15 से 18 के बच्चे रहेंगे और प्री वोकेशनल 2 जिसमें 15 से 18 के रहेंगे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है केयर ग्रुप। तो ये इस तरीके से बच्चों की ग्रुपिंग रहती है और इसमें जब बच्चा एक क्लास में या एक ग्रुप में जब 80% अचीव कर लेता है तब उसको कंसीडर किया जाता है कि वो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट ग्रुप में जाने के लिए अब तैयार है, फिर उसको प्रमोट किया जाता है नेक्स्ट ग्रुप में। तो जब बच्चा 80% कर लेगा हम क्या करेंगे, उसे प्री प्राइमरी से प्राइमरी फर्स्ट में भेज देंगे। अब प्राइमरी फर्स्ट और प्राइमरी सेकंड में देखिए एज ग्रुप का भी डिफरेंस है, वो भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए जूम कर देती हूँ थोड़ा। सबसे पहले देखिए प्री प्राइमरी जो क्लास है 3 to 6 ईयर्स, उसमें क्या है बच्चा 3 से 6 साल तक रहेगा। उसके बाद जब बच्चा 6 साल का हो गया और उसके बाद जब 7 ईयर होगा तो 7 ईयर में जब बच्चा ओवर 80% कर लेगा तब उसे कौन सी क्लास में भेजा जाएगा? प्राइमरी फर्स्ट में। और अगर बच्चे ने 80% अचीव नहीं किया तो वो बच्चा वहीं प्री प्राइमरी क्लास में ही रहेगा 9 साल तक। और जब 9 साल तक बच्चा 80% अचीव करता है तो वो प्राइमरी सेकंड में जाएगा। फिर 9 से 14 साल के जो बच्चे होंगे वो रहेंगे प्राइमरी सेकंड में और 7 से 10 साल के बच्चे रहेंगे प्राइमरी फर्स्ट में। अब बात हम करते हैं प्राइमरी फर्स्ट की। पहले जब प्राइमरी फर्स्ट में जो 7 से 10 साल के बच्चे हैं 7 to 10 ईयर्स के, वो बच्चे जब 80% से ऊपर अचीव कर लेंगे तब उन्हें भेज दिया जाएगा सेकेंडरी में, जो कि 10 के बाद क्या है 11 to 14 ईयर्स।
अब सेम एज जो है उस साइड हमारी प्राइमरी सेकंड में क्या है 9 to 14 ईयर्स, 9 से 14 साल। जब बच्चा 9 से 14 साल यानी प्राइमरी सेकंड में 80% से ज़्यादा अचीव कर लेगा तो 14 ईयर्स के बाद बच्चा कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी में। लेकिन अगर बच्चा 14 साल तक भी 80% अचीव नहीं करता है तो वो कहाँ जाएगा, प्री वोकेशनल 2 में। अब जो बच्चा 14 साल की एज तक 80% से ज़्यादा अचीव कर लिया वो जाएगा सेकेंडरी में, और लेस देन 80% वाले जाएंगे प्री वोकेशनल 2 में। अब सेकेंडरी में है, सेकेंडरी में 11 से 14 साल के बच्चे हैं। अब 11 से 14 साल में जिन बच्चों ने 80% से ऊपर अचीव कर लिया तो वो 15 साल में प्री वोकेशनल 1 में चला जाएगा और 15 से 18 साल तक प्री वोकेशनल में रहेगा। लेकिन जिस बच्चे ने सेकेंडरी क्लास में 11 से 14 साल तक रहकर भी 80% अचीव नहीं किया वो 14 साल के बाद प्री वोकेशनल 2 में जाएगा और वहाँ 15 से 18 साल अपनी ट्रेनिंग करेगा। उसके बाद सेम प्री वोकेशनल 2 है चाहे वो प्री वोकेशनल 1 है, 18 ईयर्स के बाद बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग में आ जाएगा आफ्टर 18 ईयर्स। और दोनों ही जगह से अब प्री वोकेशनल 1 में चाहे ओवर 80% किया उसने और प्री वोकेशनल 2 में लेस देन 80 किया तब भी वो वोकेशनल ट्रेनिंग में आएगा। और यहाँ बच्चे को क्या दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। वो बच्चे की स्किल के बेस पे होती है, किस फील्ड में किस स्किल में बच्चे की प्रोफिशिएंसी है, किस में वो अच्छा काम कर रहा है, उसी बेस पर उसका वोकेशनल ट्रेनिंग रहता है। और उसके बाद आ जाती है प्लेसमेंट की। अब प्लेसमेंट 3 फील्ड में होती है, एक होता है ओपन एम्प्लॉयमेंट, शेल्टर एम्प्लॉयमेंट और सपोर्टेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो 3 तरह की ये एम्प्लॉयमेंट होती है, इसे हम कहते हैं जॉब प्लेसमेंट। तो ये हमारा जो है डिटेल है कि किस तरीके से हम क्लासेस को प्रमोट करते हैं, किस तरीके से बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है और क्या ग्रुपिंग है क्लासेस की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है प्री प्राइमरी क्लास। अब हम इसको एक एक करके जो हमने चीज़ें अभी समझी हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल हमारी क्लासेस चलेंगे। प्री प्राइमरी ग्रुप में कंसिस्ट करता है 3 to 6 ईयर के बच्चे। अब जब क्या होगा, द कवरेज ऑफ द कंटेंट इन द एरियाज ऑफ पर्सनल, सोशल एंड एकेडमिक इज मोर देन द ऑक्यूपेशनल एरिया इन दिस लेवल। जब 3 से 6 साल का बच्चा है जो प्री प्राइमरी क्लास में क्या है, बच्चे के पर्सनल, सोशल और एकेडमिक एरिया पर ज़्यादा वर्क किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्यूपेशनल, यानी व्यवसायिक क्षेत्र की तुलना नहीं कर सकते हम। व्यवसायिक क्षेत्र की तुलना में क्या है, व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में ज़्यादा कवर किया जाता है कंटेंट को। उसके बाद जब बच्चा 80% से अचीव कर लिया उसने, मोर ओवर 80%, तो वो प्राइमरी फर्स्ट में आ गया। स्टूडेंट्स हु अचीव 80% ऑफ द आइटम्स इन प्री प्राइमरी चेकलिस्ट आर प्रमोटेड टू द प्राइमरी फर्स्ट लेवल। तो जब बच्चों ने 80% से ज़्यादा अचीव कर लिया अब क्या आ जाएंगे वो प्राइमरी फर्स्ट में आ जाएंगे। और एज क्या होगी इन बच्चों की, 7 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। अब क्या होगा, इन सम केसेस द स्टूडेंट्स में कंटिन्यू 1 more ईयर इन द प्री प्राइमरी टू फुलफिल द पास क्राइटेरिया। अब जो 80% का हमने क्राइटेरिया रखा है उसको पास करने के लिए हो सकता है कुछ बच्चे प्री प्राइमरी क्लास में 1 साल और ज़्यादा लगा दें। तो उन बच्चों के लिए क्या होगा, उन बच्चों को भेजा जाएगा प्राइमरी सेकंड में जो 80% से ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं 8 ईयर्स तक भी। तो उन बच्चों को फिर प्राइमरी सेकंड में भेजा जाता है। द कंटेंट इन द अकेडमिक एरिया इज़ मिनिमल फॉर दिस ग्रुप। इसमें क्या होता है, अकेडमिक एरिया जो मिनिमल रहता है यानी कम रहता है, जितनी ज़रूरत है बेसिक चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा जो है जब बच्चा इसमें क्या रहेगा, 8 to 14 ईयर्स तक के बच्चे रहेंगे, 9 to 14 हम कह सकते हैं। इन सम केसेस दे मे अचीव 80% बिफोर द एज ऑफ 14, मे बी promoted to the secondary group. When they don't achieve 80% item in primary second, they are promoted to the नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी सेकंड जो है, इसके अंदर प्री वोकेशनल 2 में हम उसको प्रमोट कर देते हैं जब बच्चा 80% तक अचीव नहीं कर पाता है इस लेवल पर भी पहुंचकर। उसके बाद है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप किनको इंक्लूड करता है, उन बच्चों को जो 11 से 14 साल के हैं और ये एक मिक्स्ड ग्रुप होता है। स्टूडेंट जो है दोनों ही जगह से इसमें आए होते हैं, प्राइमरी 1 से भी और प्राइमरी 2 से भी। क्लियर है। Students on achieving 80% of the items in the class, including the items in academic, will be promoted to pre-vocational 1, and those
with inappropriate items excluded in academic area will be promoted to the pre-vocational 2. जिन बच्चों को इसके अंदर एक तो मिक्स ग्रुप रहेगा, पहली चीज़, जिसमें क्या होगा, बच्चे जो हमारा प्राइमरी फर्स्ट है और प्राइमरी सेकंड है दोनों से ही प्रमोट होकर इसमें स्टूडेंट्स आते हैं। अब बात करते हैं हम कि एकेडमिक जो एरियाज़ होता है हमारा, एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा भी, उनके सहित हम कह सकते हैं इंक्लूड करते हुए 80% जो ले लेते हैं, अचीव कर लेते हैं वो बच्चे, उनको प्री वोकेशनल 1 में प्रमोट किया जाएगा। और जो एकेडमिक एरिया में जो आइटम्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाता उस बच्चे को प्री वोकेशनल 2 में प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद प्री वोकेशनल 1 एंड 2 दोनों ही ग्रुप क्या है, कंसिस्ट करते हैं एक ही एज ग्रुप के बच्चे 15 से 18 के, लेकिन जो प्राइमरी फोकस होता है इनमें ट्रेनिंग पे रहता है और वो ट्रेनिंग बेसिक वर्क स्किल्स होती हैं, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं। हैंस द मेजर कंटेंट कवर्ड इन द चेकलिस्ट आर द एरियाज ऑफ ऑक्यूपेशनल, सोशल एंड एकेडमिक्स। तो प्री वोकेशनल में ऑक्यूपेशनल, सोशल एंड एकेडमिक तीनों ही एरियाज़ कवर किए जाते हैं, यानी व्यावसायिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र। इसमें ज़्यादा तो जो होता है बेसिक एक्टिविटीज़ रहती हैं, होम जो हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटी है, लाइक हम घरेलू काम जो करते हैं उनमें जो होने वाले कार्य होते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है या क्रियाएं हैं जो हम करते हैं, वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। या जो बुनियाद बेसिक स्किल्स है कि क्या बच्चे को आना चाहिए इस एज में, वो सारी चीज़ें बच्चे को करवाई जाती हैं। However, the content coverage under academic area will be minimal or need based for pre-vocational 2 group of the students. जो प्री वोकेशनल 2 के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एकेडमिक एरिया मिनिमम रहता है, कम से कम रहता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ नीड पे बेस्ड एकेडमिक एरिया कवर करवाया जाता है, यानी जितनी बच्चे को ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल बच्चे को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई जाएंगी ये या फिर ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सारी चीज़ें नहीं। उस बच्चे को मैथमेटिक्स के अंदर क्या करवाया जाएगा, मिनिमम जो है शेप्स की आइडेंटिफिकेशन हो उसे, यानी अपने आसपास की, और दूसरा हिसाब किताब उसे आता हो, नंबर्स उसे पता हो, वो हिसाब किताब में जोड़ घटा करना है, गुना करना है, भाग करना है, वो सारी चीज़ें कर पाए। उसे जो डेली रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें वो सिखाई जाएंगी। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन ओवर 18 years विल बी सेंट टू वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट्स with their summative evaluation reports for further programming. This curriculum checklist doesn't cover the vocational area. इसमें क्या होगा, अब बच्चे का जो अब तक जो भी रोल रहा, जो उसकी स्किल्स हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर एक सम्मेटिव एवेल्यूशन रिपोर्ट जो है फर्दर प्रोग्रामिंग के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट को सेंड की जाती है और बच्चे को उसके साथ भेजा जाता है। दिस करिकुलम चेकलिस्ट डजंट कवर द वोकेशनल एरिया। ये जो करिकुलम चेकलिस्ट है FSCP, ये हमारा वोकेशनल एरिया इतना कवर नहीं करता है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि वहाँ तक भेजा जाएगा। उसके बाद हमारा आता है केयर ग्रुप। केयर ग्रुप क्या है, दिस ग्रुप इंक्लूड चिल्ड्रन विद वेरी लो एबिलिटी। ये ग्रुप हमने जो क्लासेस आती है हमारी प्रमोट वाली, उसके अंदर हमने इंक्लूड किया हुआ है हमने। इसके अंदर क्या है, वो बच्चे होते हैं जो बेड रिडन है या प्रोफाउंडली रिटार्डेड हैं, यानी प्रोफाउंड या सीवियर प्रोफाउंड लेवल के जो हैं बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, उन बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। इन बच्चों के लिए क्या है, द आइटम्स इन द चेकलिस्ट फोकस ऑन ट्रेनिंग दैम इन परफॉर्मिंग द बेसिक स्किल। बेसिक स्किल कौन सी है, ड्रिंकिंग, ईटिंग, टॉयलेटिंग एंड बेसिक मीनिंगफुल मोटर मूवमेंट्स एंड कम्युनिकेशन। यानी कि जो छोटी छोटी काम की चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं। मोटर मूवमेंट्स किस लिए चाहिए हमें, मोटर मूवमेंट्स हमें खाना खाने के लिए भी चाहिए, पानी पीने के लिए हमें ग्लास उठाना पड़ेगा, बॉटल या जग भी उठाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम बच्चे को ट्रेन करते हैं ताकि वो चीज़ें वो अपने आप कर सके, वो काम कर सके और इंडिपेंडेंट बन सके। दूसरा है कम्युनिकेशन, वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकें और दूसरों से उस चीज़ को डिमांड कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को प्यास लगी है, किसी बच्चे को टॉयलेट जाना है, तो वो बता सके बोलकर कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे प्यास लगी है, मुझे खाना खाना है, भूख लगी है। तो इन चीज़ों की बेसिक जो कम्युनिकेशन होता है, या किसी से ग्रीट कैसे करना है, मिलना कैसे है, थैंक यू, सॉरी बोलना है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, वो सारी चीज़ें इन बच्चों को सिखाई जाती हैं। इफ़ दे कंटिन्यू टू स्टे नॉन एम्बुलेटरी as the age advances, the parent and caretaker may find it difficult to bring the child to school. In such cases, simultaneously preparation of caretaker for maintaining learned skill is necessary. अगर लगता है बच्चे को बहुत ट्रेनिंग के बाद भी चलने फिरने में असमर्थ है वो बच्चा,
तो पेरेंट्स या उसके जो देखभाल करता है, स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को उनके लिए स्कूल लाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में जो है, जो उनको सिखाई गई है, जो स्किल्स, जो ट्रेनिंग उनको दी गई है, उसको एक जर्नलाइज में रखने के लिए, फ्लुएंसी बनाए रखने के लिए वो एक केयर टेकर भी हायर कर सकते हैं उनको, ताकि वो चीज़ें जो है डेली रूटीन में होती रहें, करते रहें, और वो उनकी प्रैक्टिस में रहेंगी, तो वो चीज़ें उनको भूलेंगे नहीं उन चीज़ों को, वो और बच्चे कर पाएंगे। तो इसमें कौन होते हैं, बहुत ही कम अक्षमता वाले, जो क्षमता वाले बच्चे होते हैं, बहुत कम एबिलिटी जिन बच्चों की होती है, वो बच्चे इसमें होते हैं। अब हम बात करते हैं कि चेकलिस्ट कौन कौन से डोमेन्स कवर करती है, किस किस डोमेन्स के स्किल्स हैं। फर्स्ट, पर्सनल डोमेन, सोशल डोमेन, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल, ये 5 डोमेन्स हैं हमारे FACP टूल के। उसके बाद इस चेकलिस्ट को यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको एक एक आइटम्स को रीड करना है केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है कि उसमें करवाना क्या है, क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। फिर आपको कोड सिलेक्ट करना है जो बच्चे की एबिलिटी को, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को, आपने वो आइटम बच्चे को बोला, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि पानी पियो, ठीक है, तो वो बच्चा ग्लास से पानी पी रहा है, कैसे अपने आप उसने ग्लास उठाया या कैसे पिया। आपने ये चीज़ें नोट करने के बाद, जैसे कि बच्चे ने इंडिपेंडेंटली वो काम किया या हेल्प से किया, हिंट देने पे किया या कैसे किया, वो सारी चीज़ें अप्रोप्रिएटली नोट करनी है। देन रिकॉर्ड करना है अपने आंसर को एप्रोप्रिएट प्लेस पे, एक सही जगह पर प्लेस करना है, जहाँ पर आपको जो एक इवैल्यूएशन शीट होती है हमारे पास, या रिकॉर्डमेंट असेसमेंट रिपोर्ट होती है, एक परफॉर्मा होता है उसका, उसके अंदर आपको लिखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ उस बच्चे ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अब स्कोरिंग सिस्टम है, जो हमारे 5 डोमेन्स थे, पहले 4 डोमेन्स के लिए स्कोरिंग सिस्टम जो है वो पहले मैं ये करवा रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट डोमेन का करेंगे। जो रिक्रिएशनल डोमेन है उसकी स्कोरिंग सिस्टम अलग है। तो पहले 4 जो हमारे डोमेन्स हैं उनकी स्कोरिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहला, इंडिपेंडेंटली, अगर बच्चे ने बिना किसी की हेल्प लिए उस टास्क को, उस आइटम को कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस। उसके बाद बच्चे को ओकेजनली कोइन की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कभी कभी बच्चे को बीच में संकेत यानी हिंट देने की ज़रूरत पड़ रही है अगर, तो आप लिखेंगे ओकेजनली क्यूइंग। नेक्स्ट है हमारा वर्बल प्रॉम्प्ट, अगर बच्चे को वर्बल प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी शाब्दिक सहायता की ज़रूरत पड़ रही है, फिर कर रहा है बच्चा, तो आप लिखेंगे VP। अब एक चीज़ में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि शाब्दिक सहायता क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या है। अगर आपने बच्चे को कोई कमांड दिया, कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो वर्बल प्रॉम्प्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं बच्चे को बोल रही हूँ कि एप्पल उठाओ, अगर बच्चे ने एप्पल उठाओ का बोलते ही एप्पल उठा लिया, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर बच्चे ने एप्पल उठा लेता है, लेकिन कभी कभी एप्पल के लिए उसे हिंट देना पड़ता है कि रेड वन, अगर मैंने इसलिए हिंट दिया, या किसी तरह से मैंने सिर्फ उसे लिपसिंग के माध्यम से हिंट दिया, तो वो क्लूइंग है। लेकिन अगर मैं उसे बोल के बता रही हूँ, रेड वाला एप्पल, रेड वाला उठाओ, हाँ इसे उठाओ, हाँ कहाँ है, बकेट में, बास्केट में, इस टोकरी में, अगर आपको एक एक स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन देनी पड़ रही है, तो वो वर्बल प्रॉम्प्ट है। इसी का अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, हैंड वॉश, अगर बच्चों को आप हैंड वॉश करना सिखा रहे हो, आपने बोला वॉश योर हैंड्स, बच्चे ने हैंड वॉश कर लिए, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंटली है। अगर आपको बच्चा बीच में लगता है कि कहीं रुक गया और आपको हिंट देने की ज़रूरत पड़ी और फिर उसने कर लिया, आपने बोला कुछ नहीं, सिर्फ आपने हिंट दिया, हाथों को करके दिखाया कि किस तरीके से रब करना है या नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो बच्चे ने कर लिया, और आपको ये जो हिंट है वो डेली रूटीन में नहीं देना पड़ रहा, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, तो आपने ओकेजनली लिखना है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि बच्चे को वर्बल प्रॉम्प्ट की ज़रूरत कब है, जब आपको बच्चे को बोलना पड़ रहा है, टैप ऑन करो, साबुन, हाथ को गीला करो, साबुन लगाओ, रब करो अपने हैंड्स को अच्छे से, बैक साइड से रब करो, पाम हथेली को रब करो, फिर आपने बोला कि टैप ऑन करो, अपने हाथों को अच्छे से पानी से धो, टैप बंद करो। आप एक एक इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो करवा रहे हो बच्चे को बोलकर, तब वो क्या है, वर्बल प्रॉम्प्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉम्प्टिंग। फिजिकल यानी शारीरिक सहायता, बच्चा लिख नहीं पा रहा सही से, या बच्चा हैंड वॉश खुद से कर नहीं पा रहा, टैप ऑन नहीं कर पा रहा, या ब्रशिंग का हम ले रहे हैं तो बच्चा टूथपेस्ट को खोल नहीं पा रहा और आपको खोल के देना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें क्या हैं,
बच्चे के लिए फ़िज़िकल प्रॉम्प्टिंग है। जब आप फिज़िकली शारीरिक रूप से बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, आप हाथ पकड़ के कोई काम करवा रहे हैं, तो वो क्या है, शारीरिक सहायता है। उसके बाद है डिपेंडेंट, कि बच्चा कम्प्लीटली सपोर्ट की डिमांड करता है, वो बच्चा इंडिपेंडेंटली उस काम को नहीं कर पा रहा, ना ही आपके हिंट देने पे कर पा रहा, ना ही आपके वर्बल प्रॉम्प्ट देने पर, ना ही आपके फिज़िकल प्रॉम्प्ट देने पर उस एक्टिविटी को कर पा रहा है। उसके बाद दो हमारे लिए पास ऑप्शन होते हैं, नॉट एप्लीकेबल और नो एक्सपोजर। नॉट एप्लीकेबल हम तब लगाते हैं जब बच्चे का एज अप्रोप्रिएट वो आइटम या वो टास्क नहीं है, या बच्चे को उसका कोई एक्सपोजर नहीं है, तो हम लिखेंगे नो एक्सपोजर NE। तो ये हमारे हिंदी में भी यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो आप यहाँ से हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कोरिंग सिस्टम रिक्रिएशनल के लिए, जैसे मैंने बताया था कि अलग से स्कोरिंग सिस्टम है। अब इसमें क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं हमारी जिसमें अगर बच्चा, जो गेम्स हैं या जो हम सोशली बच्चा कितना इंटरेक्ट करता है, वो चीज़ें हम इसमें देखते हैं मेनली। तो इसमें अगर बच्चा खुद से इनिशिएट करता है और पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटीज़ में, तो हम लिखेंगे A, यानी बच्चा खुद इनिशिएट करता है और खुद पार्टिसिपेट भी करता है इफ़ेक्टिवली। अगर बच्चा पार्टिसिपेट तब करता है जब दूसरे इनिशिएट करते हैं, दूसरों को देखकर वो पार्टिसिपेट करता है, तो हम लगाएंगे B। बच्चा इन्वॉल्व करता है, खुद इन्वॉल्व होता है बट रूल्स नहीं पता उसे, यानी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट तो करता है बट उसे रूल्स नहीं पता है, तब हम क्या लिखेंगे, C। ऑब्ज़र्व विद द इंटरेस्ट, जब बच्चा दूसरों को इंटरेस्ट के साथ सिर्फ ऑब्ज़र्व करता है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तब हम लिखेंगे D। बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है उस पर्टिकुलर गेम के लिए, तो हम लिखेंगे E। और नो एक्सपोजर का मतलब कि बच्चे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या ऐसी गेम या ऐसी एक्टिविटी उसने पहले कभी देखी नहीं है, तो आप लिखेंगे नो एक्सपोजर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, इसका मीनिंग समझ आया होगा, और आप इस टूल को यूज़ करनी आपको यूज़ जब करना पड़ेगा तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या हैं FSCP के। सबसे पहली चीज़ क्या है, फ्री लॉन्च इवैल्यूएटर है जो एक्टिविटीज़ के लिए प्रोवाइड करता है हमें, यानी एक ऐसा है हमारे लिए फ्री लॉन्च इवैल्यूएटर प्रोवाइड द ऐड एंड एक्टिविटी। हम इसके अंदर क्या है, एक्टिविटीज़ को ऐड कर सकते हैं और बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा, हमारे लिए एज क्राइटेरिया फॉलो किया गया है FSCP के अंदर, तो इसे यूज़ करना बहुत ईजी है कि किस एज क्राइटेरिया के लिए कौन कौन सी आइटम्स हैं, हम इजीली यूज़ कर सकते हैं और बच्चे का एजुकेशनल असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कल्चर बेस्ड इवैल्यूएशन है बच्चे का। इसके अंदर स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि आपको किस तरीके से वो कोई एक्टिविटी करवानी है, वो एक्टिविटी बच्चे के कल्चर में या बच्चे के एनवायरनमेंट में जिस भी फॉर्म में हो रही है, आप उसी फॉर्म में करवा के देख सकते हैं और उसी पे बेस आप बता सकते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली कर रहा है या विद हेल्प कर रहा है, या डिपेंडेंट है, वर्बल प्रॉम्प्ट पे कर रहा है, फिजिकल प्रॉम्प्ट पे कर रहा है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, किसी भी टूल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है कोई, ये हमें एक इन्फरेंस दे देता है, यानी अनुमान बता देता है कि इस तरह का बच्चे का लेवल है और इस तरीके से आप नेक्स्ट जो है एजुकेशनल प्लान इसकी बेस पे कर सकते हो। अब बात हम करते हैं एक्यूरेट पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, रैपो बिल्ड करने में टाइम लगता है। बच्चा हो सकता है हमारे साथ वो एक्टिविटी या हमारे सामने वो अनकंफर्टेबल हो या इस वजह से ना कर रहा हो, या वो अपना एनवायरनमेंट जो है, जो जिस जगह हम असेसमेंट ले रहे हैं वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं है, या उसके लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और मे बी जो टीचर है जो असेसमेंट कर रहा है उसे उसके घर के एनवायरनमेंट का पता नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो उसके एनवायरनमेंट से, घर के एनवायरनमेंट से यहाँ अलग हो, इस वजह से हो सकता है वो कुछ एक्टिविटीज़ जो घर पे परफॉर्म कर लेता है वो यहाँ पे ना कर पाए। तो इस तरीके से क्या है, थोड़ा सा जो लैक ऑफ एक्यूरेट पॉइंट होता है वो मेज़रमेंट का रह जाता है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सबको, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर भी करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम कंक्लूज़न भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी टॉपिक पेपर में लिखते हैं तो आपको एंड में कंक्लूज़न ज़रूर देना होता है कि आपका जो ये पूरा टूल है, पूरा टॉपिक है जो आपने पढ़ा, आप कंक्लूड क्या कर रहे हो, निष्कर्ष क्या है इस चीज़ का। तो FSCP क्या है, एक स्टैंडर्डाइज टूल है जो स्कूल में एजुकेशनल असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। And we draw up individual education program based on the need and ability of the child and implement them using various special education techniques। हम बहुत सारी अलग अलग स्पेशल एजुकेशनल टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं
और ये एक ऐसा टूल है जो हम आईईपी के लिए भी यूज़ करते हैं बच्चे की नीड्स और एबिलिटी के बेस पर। तो बच्चे की जो हम असेसमेंट करते हैं उसके बेस पे ही आगे क्या है आईईपी तैयार करते हैं बच्चे के लिए, यानी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। तो उसके अंदर जो है एफएससीपी यूज़ होने वाला एक बहुत ही अच्छा और जाना माना टूल है हमारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करती हूँ सबको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए नई वीडियोस और लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।